हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर को, जिसे हिंदी में वृत्त कहा जाता है। और ये जो है ये क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th का एक टॉपिक है। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बीपीएससी टीचिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रही हूँ। स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो कि क्लास 9th एंड 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके पास जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि जो मेन पॉइंट्स है उसके साथ वीडियो को डिस्कस करूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो जैसे कि आप सभी को आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सर्कल, रेडियस, सरकमफेरेंस, डायमीटर, लेकिन हम आज इससे आगे के पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये देखो, ये एक सर्कल है और ये है सर्कल का सेंटर, जिसे कि हिंदी में क्या कहा जाता है, केंद्रक। अब जो जो पॉइंट्स मुझे हिंदी में पता है वो तो मैं राइट डाउन करूंगी हिंदी में भी, लेकिन इसके अलावा एज सच आप एक बार मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर देती हूँ। प्रॉपर्टीज से आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा। बाकी आप उन पॉइंट्स को देख लेना कि हिंदी में क्या कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक जो लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, त्रिज्या। तो एक ऐसी रेखाखंड जो सर्कल के केंद्र से लेके कहां तक होती है, परिधि तक, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या, सर्कल की त्रिज्या। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इसके साथ ही जो रेडियस है, अगर इस रेडियस का हम डबल कर दें तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है ए बी, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और आपने क्या देखा कि सर्कल के सेंटर को हम नॉर्मली O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो ये D होता है वो 2R के इक्वल होता है, मतलब जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसका जो डायमीटर होगा ए बी वो कितने सेंटीमीटर का होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब 2 into 4 इट मीन्स 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इसके साथ ही एक और पॉइंट की जो सर्कल की बाउंड्री है, सपोज हमने ऐसा कुछ बना दिया, ये क्या है, सिर्फ बाउंड्री। तो इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, हिंदी में परिधि, वृत्त की परिधि, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14, है ना। क्लियर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब आपको क्या देखना है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। क्या, एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर टच करती है, इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और हिंदी में इसे कहा जाता है वृत्त की जिवा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो, जैसे अभी आपको बताया कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पे टच करती है उसे कॉर्ड कहते हैं। तो क्या, अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए और बी डायमीटर जो है, क्या ये सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पे नहीं टच कर रही है, कर रही है ना। तो हम डायमीटर
को भी कह सकते हैं कॉर्ड है, तो यस डायमीटर भी कॉर्ड है। एंड डायमीटर और क्या है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होती है, एक सर्कल की सबसे लंबी जिवा होती है। इसके अलावा सर्कल में और क्या होता है उसे हम देखेंगे। तो ये एक सर्कल हमने बना दिया। अब सर्कल की दो त्रिज्या और इसका ये आर्क, ये कुछ मिल जाए, है ना, तो ये वाला जो पोर्शन फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। और आप याद कैसे रखोगे, तो मान लो जैसे कि आपने पिज्जा देखा होगा, और पिज्जा में अगर पिज्जा का एक स्लाइस हम बाहर ले आए तो उसका भी शेप कुछ ऐसी बनेगा। और इसे सर्कल से रिलेट करें तो ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का, और ये क्या है, आर्क है सर्कल का। तो सेक्टर किस किस से मिलकर बनता है, रेडियस से, दो रेडियस से और एक आर्क मिलके सर्कल का क्या फॉर्म करता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। और एक सर्कल के अंदर दो सेक्टर बनते हैं, ऊपर भी कुछ ऐसे ही शेप बन रहा है, ये देखो यही रेडियस है, ये रेडियस और ये बड़ा वाला आर्क है, ठीक है। तो ये छोटे वाले सेक्टर को हम क्या कहते हैं, जो ये नीचे जो ये फॉर्म हो रहा है, इस वाले सेक्टर को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इस सेक्टर को हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और जो ये आपका ऊपर फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से अब एक सर्कल हमने ले लिया और हम फिर से बना लेते हैं एक कॉर्ड यानी एक जिवा। और अब मान लो हमने इसको भी ले लिया, इसको भी साथ में इंक्लूड कर लिया। सपोज एक रोटी है आपके पास और आपने क्या किया, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको शेयर करना है रोटी को। आपने क्या किया कि एक रोटी का छोटा सा पार्ट बस साइड से किसी को, है ना, थोड़ा सा कट करके आपने किसी को दे दिया, कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन बन रहा है, ये किस किस से मिलकर बन रहा है, तो कॉर्ड से और किससे, आर्क से। कॉर्ड और आर्क से बने हुए इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ध्यान से देखोगे तो एक सर्कल के अंदर अगेन दो सेगमेंट बन रहे हैं। छोटे वाले सेगमेंट को, जैसे यहाँ हमने छोटे वाले सेक्टर को क्या कहा था, माइनर सेक्टर, वैसे हम इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने जो देखा है, ये पूरा का पूरा हमें 9th क्लास में पढ़ना है। क्या क्या देखा हमने, रेडियस, डायमीटर, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। इसके अलावा हमने देखा कि सर्कल में दो सेक्टर फॉर्म होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्टर किस किस से मिलकर बनता है, तो सेक्टर दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है, जबकि सेगमेंट जो है एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलकर बनता है। और एक सर्कल के अंदर दो सेगमेंट भी होते हैं, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब हम इससे आगे देखेंगे कुछ और, जो कि 10th का पोर्शन है, जिसमें कि एक सबसे पहले यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओगे। अगेन हमने एक सर्कल ले लिया और अब हम देखेंगे, ये देखो यहाँ हमने क्या बनाया था, सपोज ये एक लाइन है L। यहाँ हमने क्या बनाया था कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को, सर्कल के सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पे टच करती है, उसका नाम होता है कॉर्ड। लेकिन एक ऐसी लाइन, यहाँ क्या था, लाइन सेगमेंट, और यहाँ क्या है, एक लाइन। लाइन जो है वो
सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर 2 पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन का नाम होता है सीकेंट। अगर लाइन है तो उसका नाम है सीकेंट, और अगर वो लाइन सेगमेंट है तो वो है कॉर्ड। आई होप सभी को क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं फिक्स होते हैं और लाइन के एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल की बाउंड्री को सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे हम क्या कहते हैं? सपोज दिस इज अ लाइन एल और ये सर्कल की बाउंड्री को पॉइंट पी पे टच कर रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर एक लाइन 2 पॉइंट पे टच करे तो सीकेंट, अगर सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल, अगर वो लाइन सेगमेंट है तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये था बेसिक। अब हम इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज वगैरह को देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे सर्कल से रिलेटेड। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि हमने देखा है यहाँ सेक्टर। अब क्वेश्चन जो है ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, है ना। क्या है ये? सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखते हैं। अब आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में कि सपोज ये सब बना हुआ नहीं आएगा पेपर में, मे भी बना हुआ भी आए और मे भी नहीं बना हुआ भी आए, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी कि एक सर्कल है और उसका रेडियस की वैल्यू सपोज आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है और एंगल थीटा जो आपको दिया गया होगा वो कुछ मान लो 60 डिग्री दिया गया है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे दे दिया जाए आपको, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो एंगल थीटा आपको 60 डिग्री दिया जाता है, ये कौन सा एंगल है? ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना दिया गया है आपको? 60 डिग्री। रेडियस की वैल्यू दी गई है, आपको सेक्टर ऑफ द सर्कल निकालना है। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब थीटा क्या है? वो वाला एंगल जो आपको मेंशन किया गया है तो वो है 60 डिग्री अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं जनरली? 22/7, जहां मेंशन होगा 3.14 लेना वहीं लेना, और आर आपको दिया गया है क्या? 14, तो 14 इंटू 14 कर लेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा? 6, 7 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स में जाएगा। अब ये क्या आ गया? 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 6। आगे भी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 बार में जाएगा। अब देखो तो ये नहीं कटेगा, मतलब आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 22 से 14 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया? 308, और 308 अपॉन 3, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? सेंटीमीटर, लेकिन हम निकाल क्या रहे? एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, जो कि सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसके अलावा और भी हम देखेंगे सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी। अब मैं साथ साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस भी पिक कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा आपका सिलेबस जो दिया गया है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही है। तो क्लास 9 की एनसीईआरटी को भी हम ट्राई करते हैं कि कवर करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एज वेल एज क्वेश्चंस के साथ। अब आपसे ना क्वेश्चंस एक आ क्या सकता है कि सपोज आपको एक सर्कल दिया गया हो, ये इसका सेंटर है और ये कॉर्ड है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि जो सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे फॉल करती है वो कॉर्ड, इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देती है। एक डायरेक्ट थ्योरम है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिस थ्योरम को भी आप एज इट इज लर्न कर सकते हो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो एक लाइन सेगमेंट कहाँ से आती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से, वो क्या करती है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कब? जब वो लाइन सेगमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आपको याद रखना है कि ये 90 डिग्री पे फॉल होता है और ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब ये और अच्छे से कैसे याद रहेगा, जब हम सपोज ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि AB जो है, AB की लेंथ आपको दी गई हो अगर 8 सेंटीमीटर और OA जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, और आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द, हम ये मान लेते हैं OA नहीं, इसको हम D लेते हैं, है ना। OD जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, हमसे पूछ लिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ DB की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि AB की लेंथ गिवन है, OA परपेंडिकुलर है, आप OD परपेंडिकुलर है AB के, हमें DB फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है AB अगर 8 सेंटीमीटर है तो DB क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सेंटर से जो लाइन सेगमेंट किसी कॉर्ड पे फॉल होती है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है जब ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। मतलब ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और अगर कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है मतलब ये लाइन जो है वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। तो ये वाइस वर्सा भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये साथ साथ में मैं लिखती हूँ, आप नोट भी करते रहिएगा। एक और प्रॉपर्टीज है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मैं थ्योरम प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरम का प्रूफ भी चाहे तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं, मैं वो भी प्रूफ करके भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है। क्या दिया गया कि हमें ये डायरेक्ट एक थ्योरम है इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि AB इक्वल कॉर्ड है, AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड, और O सेंटर है। तो इसका मतलब हमें क्या दिया गया है कि यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। ठीक है, ऐसा थ्योरम में दिया गया है। अब ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि सपोज AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच। मान लो कि AB और CD दो बराबर जिबा है, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, और जो COD एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, और आपको दे दिया जाए कि फाइंड, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को दे दी जाए, AOB क्या होगा। तो आपने पढ़ रखा है थ्योरम, अगर आपने थ्योरम पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर है तो यहाँ जो एंगल बनता है वो भी बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि एंगल AOB 30 डिग्री होगा। क्यों? रीजन में क्या दोगे, चूंकि एंगल COD जो है वो 30 डिग्री है, एंड और आप क्या कहेंगे, AB एंड CD जो है वो क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। अब अगर ये है तो इसका वाइस वर्सा भी मतलब सही होगा, इसका सेम ऑपोजिट भी। कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ABCD, अब मान लो एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का, वैसे एंगल 90 नहीं हो सकता तो मैं कुछ और ही ले लेती हूँ, 70 डिग्री का, और आपसे यहाँ दोनों ही एंगल 70 के हैं, और इस कॉर्ड की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर दी गई है
आपसे पूछ लिया गया ए बी इक्वल्स टू व्हाट। अब ठीक है, अगर आपने थ्योरम पढ़ रखा है तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ भी 70 का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी 70 का, मतलब सेंटर पे जो दोनों कॉर्ड से एंगल फॉर्म हो रहा है वो अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है, ए बी भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और रीजन में हम क्या लिखेंगे कि if the angle at the center are equal, then the chords of the circle will be also equal. या फिर the angle subtended at the center of the circle subtend equal chords. क्लियर है? तो ये थे। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है और ये कॉम्पिटिटिव पेपर में तो जरूर ही पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी सारे पेपर में देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली जो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ आपसे सर्कल चैप्टर पूछा जाता है, ठीक है। यस, ध्यान से इसे देखना है। पहले फिगर को मैं इजी से टफ की तरफ जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि ए बी जो है एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये प्रॉपर ये पूरा क्या फॉर्म कर रहा है, ये सेगमेंट, ये प्रॉपर एक क्या है, ये सेगमेंट। अभी अभी हमने देखा सेगमेंट किससे बनता है, तो एक कॉर्ड एंड आर्क से। और ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये एंगल P और एंगल Q, वो सेम कॉर्ड से और मतलब आप कह सकते हो कि सेम सेगमेंट से फॉर्म हो रहा है। तो अगर एक एंगल 40 है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एंगल X की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल X की भी वैल्यू क्या होती है, 40 डिग्री। और क्या आपको याद रखना है कि एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट से एंगल सबटेंड हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो चाहे वो जितने एंगल बन जाए वो सारे इक्वल होंगे। अगर आपको यहाँ से भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक कॉर्ड जो है ना वो ढूंढ लेना कि कॉमन है या नहीं। अब देखो, अगर मैं इस एंगल का नाम लिखूं, इस वाले का, तो ये क्या लिखा जाएगा, ए पी बी। जो एक्स वाला एंगल है उसे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी। और अगर आप इसको भी लिखोगे तो यहाँ आप देखो क्या हम लिख सकते हैं, ए क्यू बी। अब अगर ध्यान से देखो तो ए बी दोनों में ही कॉमन आ रहा है। ए बी जो है आपका सेम कॉर्ड है, सेम कॉर्ड से दोनों एंगल बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर ये ए क्यू बी 40 है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी भी क्या बनेगा, 40 डिग्री का। और रीजन में हम क्या लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब एक बार जब आप डिटेल वे में इस वीडियो को देख लोगे तो आपको मतलब आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव पेपर में इसे लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि अगर सेम सेगमेंट से बन रहा है तो चाहे जितने भी एंगल फॉर्म कर दिए जाए उन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हिंदी मीडियम वाले भी याद रखेंगे, अगर सेम जगह से बन रहा है तो जितने एंगल बन जाए वो सारे इक्वल होंगे। अब यहाँ देख लो, यहाँ हमने इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, सारे के सारे सेम से बन रहे हैं। अब अगर मैंने इसको 30 डिग्री बता दिया और इसके यहाँ पे लिख दिया जाए X, यहाँ लिख दिया जाए Y, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंगल X की भी वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री, और एंगल Y भी आपका क्या फॉर्म होने वाला है, 30 डिग्री। कॉम्पिटिटिव पेपर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन के साथ जाओगे और टिक करोगे। और अगर आपका
प्रॉपर थ्योरी पेपर है, तो आपको क्या रीजन में लिखना होगा, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर एंगल एक्स एंड एंगल वाई विल बी ऑफ 30 डिग्री ईच। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम को। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक थ्योरम है क्लास 10th की बुक, सॉरी क्लास 9th की बुक में, थ्योरम 10.8। वैसे कि आपको जानने की जरूरत नहीं कि कौन से नंबर का थ्योरम है। ये क्या कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। थ्योरम तो सभी देख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी भी पेपर में। आप देख लेना, कहीं भी कोई भी पेपर उठा के देख लेना जिसमें सर्कल का पोर्शन पूछा गया हो। अगर सर्कल पार्ट ही नहीं हो उस एग्जामिनेशन का तो फिर एक अलग बात है, नहीं तो आपको ज्योमेट्री के पोर्शन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेम आर्क हमने लिया, हमने क्या लिया, आर्क ए बी। इससे हमने एक एंगल बनाया है, इसका नाम हम ओ सेम सेंटर को दिखाते हैं ना, तो हम इसका नाम रख लेते हैं ए ओ बी, और एक एंगल हमने फॉर्म किया है ए सी बी। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है वो एंगल क्या होता है, डबल होता है, चाहे हम किसी भी रिमेनिंग पार्ट में एंगल बना ले। ठीक है? अब क्या मतलब है कि ये जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा अगर ये थीटा है तो। ठीक है? अब हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ हमने ले लिया पी ओ आर, और यहाँ अब हम ले लेते हैं किसी भी, कहीं भी आपकी मर्जी हो वहां बना सकते हो, नहीं ले लेती हूँ मैं। ठीक है? बनाने में इजी पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ हमने इसका नाम इस बार m रख लिया। ठीक है? और हमें अगर ये दिया गया है कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल m जो है ये आपका 60 डिग्री है। क्या है ये एंगल? 60 डिग्री है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ओ आर, एंगल पी ओ आर की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपने देखा कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, मतलब अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120, उसका डबल। ठीक? अब उसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो कि ये वाला जो एंगल है ये आपका है 50 डिग्री, क्या है, ए बी ओ, और यहाँ एक एंगल बन रहा है एन। ठीक है? और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपने अभी क्या देखा कि ये डबल होता है, किसका, इसका डबल। इट मीन्स ये क्या होगा, आधा। इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। तो ए एन बी किसके बराबर हो जाएगा, ये 25 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, लेकिन कब, जब आर्क सेम हो। आप देख रहे हो कि सेम आर्क से बन रहा है। अगर सेम आर्क से एंगल सेंटर पे बन रहा है और किसी और पार्ट पे बन रहा है सर्कल के, तो सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल होगा। ठीक है? और ये जो एंगल फॉर्म होना चाहिए वो सर्कमफ्रेंस को टच करता होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ जो आपने देखा, ये आपने देखा। अब एक और क्वेश्चन जो बनता है वो डायमीटर से रिलेटेड है, उसे भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। अभी आपने एक सेकंड वेट, वैसे रब कर दे रही हूँ, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर हम 10th के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम वीडियो को एंड करेंगे। यस, अब ये ए बी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर को हमने अभी क्या पढ़ा है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है।
इसी लाइन सेगमेंट को हम और क्या कहते हैं, कॉर्ड भी कहते हैं, और ये रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अब डायमीटर से सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक ही साइड में, इसको ध्यान देना, इसमें दो दो तीन तीन पॉइंट आ गए। कहाँ से, डायमीटर से। अभी तक हम आर्क से हमने एंगल फॉर्म होते हुए देखा, हमने सेगमेंट से फॉर्म होते हुए देखा, अब हम डायमीटर वाला केस देख रहे हैं। सर्कल के डायमीटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, परिधि पे अगर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन क्या दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, इस चीज को ध्यान में रखना है कि सर्कल के डायमीटर से सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक ही साइड में बनने वाले सभी एंगल्स जो होते हैं वो कितने के होंगे, तो वो होते हैं 90 डिग्री के। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री है। P, Q, R तीनों ही क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं आएगा आपको, यहाँ आपसे मे बी स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि सपोज ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, एंड इट फॉर्म्स एंगल एट द circumference of the circle and the name of the angle is APB, then what will be the value of APB? तो APB की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। क्लियर है? अब एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ फटाफट जो हमने अभी देखा है, मतलब सिर्फ एंगल्स वाले, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। अभी आपने देखा कि डायमीटर से सर्कल की सरकमफेरेंस पे एक ही साइड पे बनने वाले सभी एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री। तो इसके साथ ही आपने देखा था कि सेम सेगमेंट से, अगर आपको सेगमेंट ना याद रहे तो सेम कॉर्ड ध्यान में रखना है ना। सेम कॉर्ड से जो एंगल बनते हैं वो सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है एंगल P, तो एंगल Q भी क्या होगा, 30 डिग्री। एक और एंगल अगर हम बीच से उसी कॉर्ड से बनाते हैं तो ये वाला एंगल हमने मान लिया, सपोज ये Q है, ये R मान लिया, तो R भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही होगा। ये हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा है अभी, कि एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और AB अगर आर्क है, AB आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। अगर ये हमें दिया गया है AQB 30 डिग्री, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और अगर हमें ये 120 दिया जाता तो ये क्या होता, 60 डिग्री होता। क्लियर है? यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद हमने क्या और देखा है कि अगर सर्कल के दो कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल है, AB और CD दो कॉर्ड हैं और ये आपस में इक्वल है। ये भी 4 सेंटीमीटर का है। ये डायग्राम पे आप मत जाना, डायग्राम में छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको बस समझना है। और ये भी 4 सेंटीमीटर का है, मतलब ये दोनों ही कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो जो ये एंगल फॉर्म करते हैं कहाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का होगा। एंगल सबटेंडेड बाय 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर विल बी ऑलवेज इक्वल। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये ना देके ये दे दिया जाए कि ये दोनों 50-50 का है और एक की वैल्यू चेंज करके यहाँ आपको दे दी जाए 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया जाता है कि CD की वैल्यू बताएं क्या होगा, तो CD क्या होगा, वो भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। CD की वैल्यू क्या आएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल जो है वो सेंटर पे इक्वल है। तो यहाँ तक हमने कर लिया किसके क्वेश्चंस, क्लास 9 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कॉम्पिटिटिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं क्लास 10th वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो क्लास 10th में सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा है, अभी सीकेंट। अभी मैं बता रही थी, उस टाइम भी आपको बताया था कि सीकेंट एंड टेंजेंट, ये जो दो हैं ये आपको आगे इसमें पढ़ना है।
ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, सीकेंट है, ये क्या है, अगेन ये सीकेंट है सर्कल का, और ये क्या है, टेंजेंट है। लाइन अगर सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच कर दिए तो उसे हम बोलते हैं सीकेंट। लाइन अगर सर्कल के सरकमफेरेंस को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। इसे सिर्फ जानना हमें जरूरी था कि इसका नाम क्या होता है, पढ़ना हमें इसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी, टेंजेंट ऑफ द सर्कल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सपोज यहाँ आपने देखा कि ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल का लाइन एल। अब ये जो पॉइंट जहाँ ये सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करता है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका क्या है, ये रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं, सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो लाइन सेगमेंट होती है ये परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस किसके, टेंजेंट के। ठीक है, और यहाँ जो एंगल बनता है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। एक ये आपने याद रखना है कि इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने का फॉर्म होता है, 90 डिग्री का। इट मींस ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमने सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है O, और सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट ले ली P। अब हम इसे क्या कहेंगे, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट। और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमें बनाना हो टेंजेंट तो आप देखोगे कि हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। अब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम अगर हम रख देते हैं M और इसका हम रख देते हैं N। ठीक है, तो ये जो PM है और ये PN है ये आपस में बराबर होते हैं। ये PM और PN आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मैं इसे प्रूफ करके नहीं बताऊंगी, आपसे एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो आप उस पर फोकस करो। अब अगर आपको इसकी लेंथ दे दी जाए 5 सेंटीमीटर, PM अगर आपको दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर, तो PN भी क्या होता है, वो भी आपका होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और दोनों ही आपस में, उन दोनों का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो पूछ लिया जाएगा आपसे। अब ना ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसे हम अभी देखेंगे क्योंकि काफी सारे प्रैक्टिस पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जाम्पल है, जिसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखेंगे।
ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये दिखाया गया है कि दो टेंजेंट है, कौन कौन से, टीपी और टीक्यू, दो टेंजेंट है जो कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रॉन किए गए हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके इसमें दिखाना है क्वेश्चन में पी टी क्यू जो है वो 2 टाइम्स है किसके, वो 2 टाइम्स है ओ पी क्यू के। ठीक है, ये आपको थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन आपको यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है कि ऐसा एक थ्योरम भी है। जैसे अभी पीछे में रिकैप करा ना कि अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उसके सेंटर भी सेम बनते हैं, मतलब अंदर जो सबटेंड होते हैं एंगल सेंटर पे वो सेम होते हैं। इसके साथ ही हमने क्या देखा था कि सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड पे लाइन ड्रॉन होती है वो परपेंडिकुलर होती है और वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती, बाइसेक्ट करती है। अगर ये पूरा कॉर्ड 16 सेंटीमीटर का है तो ये डीबी की वैल्यू 8 होगी और इसकी भी वैल्यू 8 होगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, तो 2। अभी आपने क्या देखा कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, तो आपस में बराबर। अगर ये 15 है तो ये भी 15, ये 10 है तो ये भी 10। वैसे ही आपको याद रखना है कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना उसका डबल होता है ये वाला एंगल। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा, ऐसे फिगर बनाएगा प्रॉपर इसका, क्योंकि इसमें कोई वैसा है नहीं, थ्योरम नहीं है कि आपको ना मतलब दिया जाए कि इस तरीके से कि आप याद रखो। यहाँ आपको ये क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन होगी, सपोज ये 35 गिवन होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टी क्यू, पी टी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने एक बार इस एग्जाम्पल को देखा होगा तो आपको जरूर याद रहेगा कि ये जो एंगल है इसका डबल ये होता है। तो अगर हमारे पास पी ओ पी क्यू अगर दिया गया है क्या है 35 डिग्री, इट मीन्स पी टी क्यू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 35 डिग्री विच इज 70 डिग्री। अब यहां से ना ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अगर मान लो यहाँ दे दिया जाए आपको 60 डिग्री और आपसे पूछ लिया जाए ये वाला एंगल क्या होगा, तो आपको पता ही है 2 टाइम्स होता है ये, इसका जो भी यहाँ एंगल आएगा उसका आधा यहाँ होगा तो ये 30 होगा। वैसे अगर यहाँ 40 दिया रहेगा तो ये 80 होगा, अगर ये 120 दिया रहेगा तो ये 60 होगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब ना 1-2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं।